देखिए अब वेक्टर एडिशन की बात करने जा रहे हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। पहले अभी हम टू वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। अगर दो वेक्टर्स आपको गिवन है तो कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, देखिए वेक्टर्स को ऐड करने के दो मेथड हमारे पास प्राइमरली होते हैं। इसमें से फर्स्ट मेथड है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड मेथड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स और टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये दो लॉ है, दोनों ही ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें मैच करती हैं। देखते हैं क्या है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ को समझते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। ये देखिए, सपोज करिए कि ये दो वेक्टर्स थे, आपको गिवन थे। एक ये वेक्टर है, ठीक है, एक ये वेक्टर है एंड दूसरा वेक्टर है यहाँ पर कहीं। ये देखिए, एक ये वेक्टर था एंड एक ये वेक्टर था। ओके, ये वेक्टर ए था, लेट ये वेक्टर बी था। मुझे दो वेक्टर्स गिवन है ए एंड बी। मुझे दोनों वेक्टर्स का सम निकालना है। मुझे क्या करना है, दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, इनका सम निकालना है। तो इनका सम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो समझिए इनका सम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन वेक्टर्स का सम निकालने के लिए सिंपली इनको इस तरह से अरेंज करेंगे। देखिए, आपको अगर इसका सम निकालना है तो सबसे पहले आप एक फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करिए। लेट फर्स्ट वेक्टर, मैंने वेक्टर ए को मान लिया, फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करिए। देन सेकंड वेक्टर को शिफ्ट करा करके आप इस तरह से ले आइए सो दैट कि दोनों ही वेक्टर्स जो हैं वो इस तरह से रखे हों। देखिए, देख पा रहे हैं कैसे रखे दोनों वेक्टर्स। जहां पर फर्स्ट वेक्टर का हेड था वहां पर सेकंड वेक्टर की टेल है। ले आए ऐसे, बताइए बेटा, ठीक है यहाँ तक। ये देखिए, वेक्टर बी एंड वेक्टर ए है। अब क्या करेंगे आप, अब इस केस में आपको जो इनिशियल पोजीशन दिख रही है फर्स्ट वेक्टर का टेल, वहां से सेकंड वेक्टर का जो हेड होगा ये पोजीशन। तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक जो आपको वेक्टर मिलेगा दैट रिप्रेजेंट द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ये जो आपको मैंने दिखाया है इसको आप बोलेंगे दिस इज द सम ऑफ दीज टू वेक्टर। ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। अब ये जो सम है इसको सम नहीं बोलते हम वेक्टर के अंदर, हम इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। तो ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। क्लियर है क्या? एंड ये जो रिजल्टेंट है इसका हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये जो वेक्टर ए था, मैं इसके लाइन को आगे ऐसे एक्सटेंड करूं। सपोज यहाँ पर बनने वाला जो एंगल था वो थीटा था। यहाँ पर इस पॉइंट में दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा है। ठीक है, अगर अच्छा ये एंगल थीटा है तो बताइए कि मुझे आर की वैल्यू बतानी है। वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ बतानी है। तो लेंथ बताने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ आप यहाँ से क्या कर सकते थे, आप यहाँ से इस पॉइंट से ये देखिए, इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, इस परपेंडिकुलर के अंदर लेट ये लेंथ x है, लेट ये लेंथ y है। ओके, आपको ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है
इस ट्राइंगल के अंदर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। देखिए इस वाले ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा लिखिए। साइन थीटा कितना होगा इसके अंदर बेटा, बताइए बताइए जल्दी, साइन थीटा क्या होगा। तो इस ट्राइंगल के अंदर आप साइन थीटा लिखेंगे तो ये इक्वल होने वाला है y, ओके, डिवाइडेड बाय, y इज द परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होगा इस ट्राइंगल के अंदर, तो हाइपोटेनस तो ये वाली साइड है। तो आपको जब हाइपोटेनस लिखना है तो सिंपली आपको ये लेंथ लिखनी है। एंड ये है क्या, ये तो वेक्टर बी है। तो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही तो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आप बोलेंगे कि बेसिकली हाइपोटेनस जो है दिस इज नथिंग बट द बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को ऐसे ही लिखेंगे, है ना। सेम ट्राइंगल अंदर इस बार cos थीटा लिखिए, एक बार cos थीटा लिखिए इसी ट्राइंगल के अंदर। cos थीटा लिखेंगे तो बताइए cos थीटा कितना आ रहा है, तो आप cos थीटा लिखेंगे तो ये इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है cos थीटा, देखिए तो आप बोलेंगे कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू हो गई x, हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई ये वाली लेंथ, एंड ये लेंथ कितनी है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड b दिख गया है। यहाँ से y की वैल्यू आ गई है b sin थीटा, एंड x की वैल्यू आ गई है b cos थीटा, आ गई है। ये दो वैल्यूज मुझे दिख रही हैं, एंड अगर आपको ये दोनों वैल्यूज मिल गई तो उसके बाद तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से इस वेक्टर का लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड। तो लेंथ निकालने के लिए आपको ये यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्या मिल रहा है बेटा, ये हमको कि आर स्क्वायर इक्वल होगा ना ए प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए ये वाली लेंथ कितनी है, जब मैं लेंथ बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले सकते हैं आप सिंपली, है ना। तो ए प्लस एक्स थी ये लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाई है। तो आप बोलेंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होगा आर स्क्वायर के। वैल्यूज रख देते हैं, वैल्यूज रखिए। देखिए वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पर ए प्लस एक्स, लेट पहले मैं थोड़ा इसको स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, सॉरी अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यूज रख दीजिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू ए इंटू एक्स मीन्स बी कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा, बताइए ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसमें आपको क्या दिख रहा है कि भाई ए स्क्वायर तो ये था, इन दोनों टर्म को देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का सम करेंगे तो ये बी स्क्वायर बनेगा, है ना, टू ए बी कॉस थीटा। सो दिस इज टू ए बी कॉस थीटा। ये आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है आर का, एंड आर नहीं है, ये आर स्क्वायर चल रहा था, तो आर का एक्सप्रेशन क्या मिला आपको, ये वाला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इक्वल होगा इस क्वांटिटी के, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। दो वेक्टर का रिजल्टेंट आप इस तरह से निकाल सकते हैं अगर आपको उनके बीच का एंगल पता है। तो ये जो थीटा है यहाँ पर, दिस इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ वेयर ए इज magnitude of vector A, B is magnitude of vector B, and theta is angle between the vector, angle between the vectors A and B। ठीक है, ये दोनों चीजें तो समझ में आ रही हैं। आप पूछ सकते हैं कि सर ये दोनों चीजें समझ में आ रही हैं बट ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है कि ये एंगल कैसे हो गया बीच का। ये तो आपको यहाँ पर दिख रहा था, ये तो हमने यहाँ पर रिज्यूम कर रखा है, तो इनके बीच का एंगल कैसे हो गया। चलो इस पॉइंट पे आते हैं अभी, ये कैसे एंगल है इनके बीच का, इसको समझेंगे। उसके पहले मैं यहाँ पर देखो तो मैंने अभी यहाँ पर मुझे रिजल्टेंट निकालना था। रिजल्टेंट मींस इन दोनों का सम, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों का सम मुझे निकालना था। तो ये है दोनों का सम, ओके। ए एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल था सम, सम मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आर के। बट ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको दिख रहा है ना वेक्टर आर है ये, तो इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया है बट हमें डायरेक्शन भी चाहिए। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी,
तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर देखिए डायरेक्शन आप किसी भी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं कि लेट इस एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन ये थी, या हॉरिजॉन्टल के साथ डायरेक्शन ये थी, वर्टिकल के साथ डायरेक्शन ये थी, किसी भी रेफरेंस के साथ डिफाइन कर सकते हैं। तो आप कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो लेट मैं यहाँ पर वेक्टर ए के साथ इसकी जो डायरेक्शन है इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ कि वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है ये रिजल्टेंट। ठीक है, तो मैं अल्फा अगर एंगल यहाँ पर कैलकुलेट कर लूं तो आप बोल सकते हैं सिंपली कि वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बनाते हुए यहाँ पर आपको रिजल्टेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो वेक्टर ए के साथ अल्फा निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं? तो बहुत ही इजी, आप यहाँ पर यही ट्राइंगल जो देख रहे थे, इसी ट्राइंगल के अंदर tan अल्फा लिखिए। इसके अंदर tan अल्फा लिखेंगे तो बेटा क्या दिख रहा है? tan अल्फा लिखेंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर एंड ये हो गया बेस। तो y अपॉन a प्लस एक्स विल बी द tan अल्फा। ये क्वांटिटी आपको मिल रही है tan अल्फा, एंड tan अल्फा कितना होगा? y अपॉन a प्लस एक्स। आप अगर यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, देखिए वैल्यू रखिए, जस्ट अ मिनट, देखिए वैल्यू रखिए यहाँ पर। y का मतलब है b साइन थीटा, x का मतलब है b कॉस थीटा। वैल्यू रख दी तो tan अल्फा की वैल्यू मुझे ऐसी मिल रही है। अच्छा, क्या आपने इस तरह का कोई रिप्रेजेंटेशन सीखा है अभी तक? क्या आप इस क्वांटिटी को ऐसे भी लिख सकते थे? बताइए। तो मैं यहाँ पर अभी अल्फा को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। आप यहाँ पर अगर आपको ए बी ये दोनों चीजें पता है, दैट मीन दोनों का मैग्नीट्यूड, एंड आपको दोनों के बीच का एंगल पता है, तो आप यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अल्फा इज व्हाट? आपको याद रखना है अल्फा जो होगा वो हमेशा इस पॉइंट पे जो वेक्टर आपने लिखा हुआ है उसके साथ बनने वाला एंगल होगा। तो अल्फा यहाँ पर क्या है? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए, इन दोनों के बीच का एंगल है अल्फा। ठीक है, वेक्टर्स का क्या मतलब है इसको समझते हैं। देखिए एंगल बिटवीन वेक्टर्स जिसको मैंने थीटा बोला हुआ, इसको समझते हैं एक बार। सपोज यहाँ पर दो वेक्टर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। ये देखिए ये एक वेक्टर दिख रहा है आपको, एक वेक्टर ये दिख रहा है आपको। ए है ये बी है। मान लिया मैंने एग्जांपल ले लिया। तो अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल किसको बोलेंगे? तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आप कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम बाई स्टैंडर्ड यहाँ पे एक पॉइंट बोल रहे हैं। अब वेक्टर ए को ऐसे रखिए, एंड जहां पर एक वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर की टेल एंड सेकंड वेक्टर को शिफ्ट करा करके लाइए और इस तरह से लाइए सो दैट दोनों की टेल कोइंसाइड करने लगे। जब दोनों की टेल कोइंसाइड कर रही होंगी, इन दैट केस उनके बीच में जो एंगल बनने वाला है दैट इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया है। दिस इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। एक एग्जांपल ये। एक दूसरा एग्जांपल देखिए। सपोज यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि लेट एक ये वेक्टर था, एक ये वेक्टर था। बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए एक ये वेक्टर था, एक ये वेक्टर था। दोनों के बीच का एंगल आपको बताना है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं वेक्टर ए को पहले ड्रॉ करूं, फिर जहां पर वेक्टर ए की टेल थी वहां पर ला करके मैं वेक्टर बी की टेल को कोइंसाइड करा दूं। एक तरीका तो ये है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ये एंगल मिलेगा। दिस विल बी कॉल्ड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इन दिस केस। एक तरीका तो ये है। या फिर एक और तरीका है कि आप क्या करें, आप इसको शिफ्ट करा करके ऐसे ले आए। देखिए क्या किया हमने, शिफ्ट करा करके ऐसे ले आए कि दोनों की जो हेड है इस बार, दोनों का हेड कोइंसाइड कर रहा है। देख पा रहा है ना? ओके, इन दैट केस ऑल्सो जो यहाँ पर एंगल बनेगा, इसको भी आप बोल सकते हैं दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। आप देखेंगे दोनों सेम ही थे जब आपने वेक्टर बी को यहाँ पर रखा था, तब भी तो आपको इतना ही एंगल मिल रहा था।
बोलो बेटा ठीक है ना, इतना ही एंगल मिल रहा था ना, तो थीटा की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। आप यहाँ पर दोनों की टेल को कोइंसाइड कराएं या दोनों के हेड को कोइंसाइड कराएं। क्लियर है क्या? अच्छा ठीक है, ओके। हमने तो कुछ और ही बात की थी वहां पर, हमने तो यहाँ पर ऐसा केस ले लिया था ना कि ये एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। जो हमने पीछे किया हुआ है सारा कैलकुलेशन, उसके अकॉर्डिंग तो ये था डायग्राम, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो अभी मैंने बोला कि भाई एक तरीका तो ये था कि वेक्टर ए को हम ड्रॉ करते, वेक्टर बी को लाते और ला करके ऐसे रख देते। तो इन दैट केस इनके बीच में जो एंगल बनता है ये होता थीटा। बताओ बेटा ठीक है ना? ओके, एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका है कि भाई यहाँ पर हम इनको यहाँ इसको यहाँ पे शिफ्ट करा के ना लाते, बल्कि हम इसको ऐसे शिफ्ट करा करके लाते। ये देखिए, दोनों केस में आपको एंगल जो बनते हुए दिख रहे हैं दोनों के बीच में, उसको मैं अलग अलग ड्रॉ कर देता हूँ। देखो एक केस ये वाला है, जब आप वेक्टर बी को शिफ्ट करा करके यहाँ पर लाए होंगे, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो ये वाला होगा। ओके, ठीक है ना बेटा? जब आप दोनों की हेड को कौन साइड कराएंगे आकर के, तो ये है हेड। अब जो इनके बीच में एंगल बन रहा होगा वो ये वाला होगा। ठीक है बेटा? या फिर यहाँ पर देखिए, अगर ये एंगल इनके इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूं एंड इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूं, तो जो एंगल यहाँ पर थीटा था, वही एंगल तो यहाँ पर भी बनने वाला है। बताइए ठीक है ना? तो जब आप वेक्टर बी को ला करके इस पॉइंट पर ऐसे रख रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पे बनने वाला जो एंगल दिख रहा है वो उतना ही है जितना कि यहाँ पर आपको टेल से टेल कोइंसाइड करने में मिलता। ओके, ठीक है ना? तो सेम रिजल्ट हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है पीछे। आपने जब यहाँ पर इसको ऐसे रखा है, तो आपको बेसिकली उतना ही एंगल मिल रहा है जितना कि दोनों को टेल के कोइंसाइड कराने में मिलता। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं दिस इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। यहाँ पर देखिए वही वही डायग्राम। आप अगर चाहें तो इस वेक्टर बी को यहाँ से ना दिखा करके यहाँ पे दिखाते, तो भी आपको थीटा एंगल ही इन दोनों के बीच में मिलने वाला था। क्लियर बेटा? देखिए, दो डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पर आपके सामने, दो एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको एक्स वाई एक्सिस के साथ यहाँ पर दो वेक्टर्स गिवन है जिनके डायरेक्शंस आपको गिवन है। ठीक है, इनके बीच का एंगल आपको बताना है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा। फर्स्ट केस में भी सेम चीज बतानी है आपको, सेकंड केस में भी सेम चीज बतानी है। बताइए कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो आपको यहाँ पर ऊपर जो मेंशन मैंने आपको केसेस बताए, उनमें से किसी भी केस के अकॉर्डिंग आप इनको अरेंज कर सकते हैं। तो लेट अगर मैं यहाँ पर इसको अरेंज करूं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों की टेल कोइंसाइड कराने जा रहा हूँ, तो आप कोइंसाइड कराने के लिए यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि लेट मैंने यहाँ पर वेक्टर ए को शिफ्ट करा दिया और इस तरफ शिफ्ट करा दिया, दोनों की टेल कोइंसाइड कर रही है। ये देखिए, शिफ्ट करा दिया मैंने वेक्टर ए को। ये एंगल बेटा कितना था, एक्स वाई एक्सिस के साथ ये एंगल 30 डिग्री था ना, ये वाला इंक्लिनेशन। तो यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब बताइए यहाँ पर अगर ये वेक्टर ए आ गया है इस पोजीशन पर, वेक्टर ए अगर यहाँ पर आ गया है, तो बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल होगा। तो आंसर कितना हो गया आपका, 60 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 60 डिग्री। सेकंड एग्जांपल देखिए, अब सेकंड एग्जांपल के अंदर बताइए आंसर क्या होगा। देखें, तो जब आपको यहाँ पर इस तरह का अरेंजमेंट दिख रहा है, तो आप इसको ऊपर मेंशन किसी भी फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। या तो दोनों की टेल कोइंसाइड हो रही हो, या फिर दोनों के हेड कोइंसाइड हो रहे हो। एंड अगर टेल और हेड दोनों ही कोइंसाइड नहीं हो रहे, तो एंगल कैसे डिफाइन है कि आप एक की लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करेंगे। देखिए थर्ड डायग्राम में क्या था, ए की लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड किया, देन बी के साथ जो एंगल बन रहा था वो एंगल था। तो अब यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखें तो हमने ए के लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड किया, देन वेक्टर बी आपको दिख रहा है, ये जो एंगल बन रहा होगा दिस विल बी द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर होगा। तो कितना हो गया ये एंगल, तो टोटल कितना था बेटा, 180 था यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें से ये 60 चला गया, तो ये एंगल कितना बचा, ये बचा है 120 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया आपका इस पार्ट का, 120 डिग्री। क्या ये आपको क्लियर हुआ है 120 डिग्री कैसे है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर?
आप इसको शिफ्ट करा के भी देख सकते हैं कि लेट यहाँ पर मैं वेक्टर बी को यहाँ से शिफ्ट करा दूं, ये देखिए ऐसे। जब आप शिफ्ट कराएंगे इस तरफ तो आपको क्या दिखेगा कि बेसिकली इस केस में ये एंगल होता है इनके बीच का, एंड ये एंगल कितना होता 120 डिग्री। तो वही 120 डिग्री अभी भी हमको मिल रहा है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट मेथड देखिए क्या है। नेक्स्ट मेथड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको समझते हैं। देखिए अगेन सपोज आप यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से ये दो वेक्टर गिवन है, इनका सम निकालना चाहते हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो अगेन मैंने यहाँ पर डायग्राम पहले आपको दिखा दिया है कि ये दो वेक्टर हैं हमारे पास जो ओरिजिनली हमें गिवन है, वेक्टर ए वेक्टर बी। हमें इन दोनों का रिजल्टेंट या दोनों का सम फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे कि सबसे पहले सपोज मैंने इनमें से किसी एक वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, वेक्टर ए मैंने ले लिया है। देन मैंने यहाँ पर सेकंड वेक्टर को अगेन यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, एंड इस बार मैंने जब इनको सेकंड वेक्टर को ड्रॉ किया तो मैंने किस बात का ध्यान दिया है कि फर्स्ट वेक्टर की जो टेल थी उसी पॉइंट पे सेकंड वेक्टर की भी टेल आनी चाहिए। देखिए मैंने शिफ्ट कराया है तो पॉइंट दोनों के जो वेक्टर ए एंड बी दोनों के जो टेल पॉइंट है वो सेम ही पॉइंट पर है, ठीक है। अब जब आपने ऐसा अरेंजमेंट बना दिया तब क्या करिए, दोनों के हेड से एक दूसरे के पैरेलल लाइन से ड्रॉ करिए। वेक्टर बी के पैरेलल देखिए यहाँ से इस पॉइंट से इसके हेड से वेक्टर ए के पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए ऐसे जा रही है, देख पा रहे हैं, ये देखिए। ओके सिमिलरली वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, ये देखिए देख पा रहे हैं, ये देखिए। ओके अब आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर इस तरह से जब आप दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है, बन गया ना पैरेललोग्राम। अब ये जो पैरेललोग्राम आपको मिल रहा है इस पैरेललोग्राम के अंदर मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो कॉमन टेल पॉइंट था, इस कॉमन टेल पॉइंट से एक डायगोनल जो जा रहा होगा अपोजिट कॉर्नर के लिए, ये वाला जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वेक्टर, दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर ए एंड बी। ओके ये वेक्टर ए एंड बी इस बार इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। आपको रिजल्टेंट की वैल्यू बतानी है, इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो भाई अब हमें ये तो पता ही है कि हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे किसी भी मेथड से तो उतना ही निकलना चाहिए, दो सारे ही मेथड से। तो अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से आपने जैसे रिजल्टेंट निकाला था वैसे ही हम अगेन यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो इस बार आपको दोनों के बीच का एंगल दिख रहा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल ये वाला होता है इस पॉइंट पर, तो ये थीटा है, इस बार आपको डायरेक्टली क्लियरली दिख रहा है। वेक्टर ए के साथ रिजल्टेंट का जो एंगल है वो मैंने अल्फा ले लिया यहाँ पर, ये देखिए अल्फा बन रहा है, ठीक है बेटा। ओके आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रिजल्टेंट की वैल्यू बतानी है। रिजल्टेंट की वैल्यू बताने के लिए मैंने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए को एक्सटेंड किया है, पॉइंट इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है। अब जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर ये एंगल देखो बेटा थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही लाइन से ये पैरेलल थी, एक ये वाली एक ये वाली, दोनों पैरेलल थी एंड ये थर्ड लाइन कट कर रही है, आपको ये दोनों एंगल थीटा मिलने वाले हैं, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब इस पॉइंट पे बताइए ये कितना होगा, तो लेट ये y है ये x है। आपको ध्यान से देखेंगे अगर आप इतने पार्ट को, ये जो डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ इतना पार्ट, ये सेम वही डायग्राम है जो पहले हमने पीछे बना रखा है। तो मतलब इसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो सिमिलर ही रहने वाले हैं ट्रायंगल लॉ वाले। कैलकुलेशन मैथमेटिकल पार्ट जो है अब वो सिमिलर ही होने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस जो था वो ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं, डिफरेंस आपको दिख रहा है। जब आप ट्रायंगल लॉ की बात करेंगे तो वहां पर दोनों वेक्टर्स
की हेल्प से आपने जो अरेंजमेंट बनाया हुआ है वो एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए, दोनों वेक्टर ए एंड बी की हेल्प से आपने जो यहाँ पर अरेंजमेंट बनाया था वेक्टर ए वेक्टर बी एंड रिजल्टेंट के साथ, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रायंगल को। तो इसलिए हमने इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोला है। जब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक पैरेललोग्राम दिख रहा है ये वाला, इसलिए हमने इसको क्या बोला हुआ है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सारी कैलकुलेशन आगे की सेम रखते हुए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अगेन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही चीजें सेम मिलने वाली है। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेसिकली ये आपने जब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात की थी, तो ट्रायंगल लॉ सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर्स को ही ऐड करने के लिए यूज हो सकता है, इसलिए हमने इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोला था। ठीक है, अगर आपको दो से ज्यादा वेक्टर्स गिवन है किसी पोजीशन पर किसी प्रॉब्लम के अंदर, तो उनको कैसे ऐड करेंगे? तो उनको ऐड करने के लिए हमें एक और लॉ चाहिए। तो एक और लॉ है जो दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज हो सकता है। इस लॉ को हम बोल रहे हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप अगर इस लॉ को ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा ये कि बेसिकली ट्रायंगल लॉ इज नथिंग बट द पॉलीगन लॉ इन विच द पॉलीगन रिड्यूसेस टू अ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल लॉ है वो भी एक पॉलीगन लॉ ही है, बस उसमें पॉलीगन कौन सा ले लिया हमने? ट्रायंगल ले लिया। समझते हैं, देखिए सपोज करिए बहुत सारे वेक्टर्स हमें गिवन थे, ए बी सी डी, कई सारे वेक्टर्स गिवन है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी से यहाँ पर। लेट मैंने यहाँ पर ऐसा केस ले लिया कि लेट एक ये वेक्टर था बेटा ए, एक ये वेक्टर है बी, ठीक है, एक ये वेक्टर है वेक्टर सी, ओके, एक ये वेक्टर है वेक्टर डी। ये मैंने कई सारे वेक्टर्स ले लिए, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो एक वेक्टर था ए, ये वेक्टर था बेटा वेक्टर बी, ये वेक्टर था वेक्टर सी, ये वेक्टर था वेक्टर डी। ले लिए। मुझे इन सारे वेक्टर्स का सम निकालना है। क्या कैलकुलेट करना है? इन सबका सम। तो मुझे अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है सम ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बताइए, ठीक है, इन सबका सम मुझे कैलकुलेट करना है। सम कैलकुलेट करने के लिए मैं चाहूं तो इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को ट्रायंगल लॉ की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? तो आपको यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर ट्रायंगल लॉ को कई बार लगाना पड़ेगा। आप चाहें तो एक बार a प्लस बी को ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ। कैसे ऐड करेंगे? तो जल्दी से देखिएगा इसको। मैंने वेक्टर a को ड्रॉ किया होगा सबसे पहले, देन जहां पर वेक्टर a का हेड था वहां से वेक्टर b को ड्रॉ किया। आपको क्या मिला? इन दिनों का रिजल्टेंट ये। अब आप जो ये देख रहे हैं ये वाला वेक्टर, ये क्या है? वेक्टर a एंड वेक्टर b, इन दोनों का रिजल्टेंट है। इसको मैंने ऐसे दिखा दिया। लेट देन जहां पर अब आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर ए एंड बी दोनों का सम मैंने निकाल दिया, मतलब मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, इन दोनों का सम आर ए बी बोल दिया मैंने इसको। तो प्रॉब्लम इस फॉर्म में दिख रही है आपको कि हमें ये अब कैलकुलेट करना है। अब क्या करेंगे? आप आर ए बी और वेक्टर सी इनको ऐड कर दीजिए। तो आपको आर ए बी दिख रहा है फर्स्ट वेक्टर, आर और वेक्टर सी ये था, ये देखिए वेक्टर सी ये दिखा दिया है। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनिशियल वेक्टर से फाइनल वेक्टर की तरफ, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक जो वेक्टर आपको दिखेगा वो ए बी सी, इन तीनों का रिजल्टेंट हो गया ना? बताइए, ठीक है। अब आपको क्या मिला यहाँ पर? अब आपको ये जो वेक्टर मिला है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। ये वेक्टर इन दोनों का सम आ गया यहाँ पर, तो इसको मैंने आर ए बी सी बोल दिया है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई रिड्यूस होकर के? ये देखिए, आप क्या कर सकते हैं? तो आप यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड करने का मतलब फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर आर ए बी सी, एंड सेकंड वेक्टर कौन सा है? तो सेकंड वेक्टर है वेक्टर डी। ये देखिए, आप इनिशियल वेक्टर से फाइनल वेक्टर की तरफ ऐड कर देंगे तो आपको ये मिलेगा रिजल्टेंट इस बार। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनली, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो हम चाहें तो सक्सेसिवली कई बार यहाँ पर हम ट्रायंगल लॉ को लगा सकते हैं, बट ये इतना ज्यादा मुझे अपीलिंग नहीं दिख रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है कि हम बार बार डायग्राम रीड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अभी डिफरेंट फॉर्म में ही बता दिया कि लेट इसको पॉलीगन लॉ बोल देते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे देखिए, समझिएगा। सबसे पहले क्या करिए, आप फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करिए। ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर
फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ किया, कर दिया। सेकंड वेक्टर कौन है मेरे पास? वेक्टर बी। तो मैंने नेक्स्ट केस में सेकंड वेक्टर को ड्रॉ किया, और कैसे ड्रॉ किया कि फर्स्ट वेक्टर के टेल पे, सॉरी, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल हो, कर दिया ड्रॉ। थर्ड केस में मैंने क्या किया हुआ है? थर्ड वेक्टर को ड्रॉ किया हुआ है, एंड ऐसे ड्रॉ किया हुआ है कि सेकंड वेक्टर क्या जहां पर हेड था वहां पर थर्ड वेक्टर की टेल हो। देखिए ठीक है ना? ओके, क्लियर है? नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया, जो फोर्थ वेक्टर है उसको ऐसे ड्रॉ किया हुआ है सो दैट कि फोर्थ वेक्टर की जो टेल है वो थर्ड वेक्टर की हेड पर हो। ये देखिए कर दिया। क्या कर रहे हैं वापस से देख लीजिए एक बार, मैंने क्या बताया आपको? आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करना था। सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ किया, जहां पर वेक्टर ए का हेड था वहां से वेक्टर बी को ड्रॉ किया, मतलब बी को शिफ्ट करा करके ले आए हैं ऐसे कि ए का हेड और बी की टेल दोनों कोइंसाइड करें। देन जहां पर बी का हेड था वहां से सी को ड्रॉ किया हुआ है हमने, तो सी को शिफ्ट करा दिया सो दैट कि बी का हेड एंड सी की टेल कोइंसाइड करे। देन डी को शिफ्ट कराया इस तरह की से जहां पर सी का हेड हो वहां पर डी का टेल। तो ये मैंने एक अरेंजमेंट आपको बना करके दिखा दिया है। अब क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन ढूंढिए वेक्टर ए, फर्स्ट वेक्टर का जो टेल था वो इनिशियल पोजीशन है, एंड लास्ट वेक्टर जो है, लास्ट वेक्टर, उस लास्ट वेक्टर का जो आपको दिख रहा होगा हेड, वहां तक ये एक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए दिख रहा है बेटा? इस वेक्टर को आप बोलेंगे दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज ऑल वेक्टर, वेक्टर आर। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये है इन सारे के सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट। बताइए कोई कंफ्यूजन है इसमें? समझ पा रहे हैं मेरी बात? इस तरह से आप एक देख पा रहे हैं कि हमने पॉलीगन बना दिया है, एक पॉलीगन बन गया है, एंड इस पॉलीगन की हेल्प से आप यहाँ पर रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना? अब बेटा ये जो आपको दिख रही है ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली आपको रिजल्टेंट ये दिख रहा है। लेट अभी मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ केस। लेट कि कुछ वेक्टर्स है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। देखिए कई सारे वेक्टर्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। समझिएगा इसको। मुझे इनका सम निकालना है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे इन सब का सम निकालना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। देखिए क्या है इसका, इन सब का सम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मैं सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करूंगा। लेट ये है फर्स्ट वेक्टर, कर दिया। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए। ये देखिए लेट ये फर्स्ट वेक्टर है, जहां पर फर्स्ट वेक्टर एंड हुआ होगा वहां से सेकंड वेक्टर को ड्रॉ करना है आपको। तो लेट मैंने ये ड्रॉ कर दिया, लेट ये सेकंड वेक्टर, ये वेक्टर बी है, ये मैंने वेक्टर बी को ड्रॉ कर दिया है। जहां पर वेक्टर बी एंड होगा वहां से मुझे थर्ड वेक्टर को ड्रॉ करना है। तो लेट ये वेक्टर है वेक्टर सी, वेक्टर डी ऐसा था कुछ। देखते रहिएगा भाई। ये वेक्टर सी मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर। जहां पर वेक्टर सी एंड हुआ है वहां से मैं ड्रॉ करूंगा वेक्टर डी को। लेट मैंने वेक्टर डी ड्रॉ किया, ध्यान से देखिए। देखिए क्या होने जा रहा है, मैंने वेक्टर डी ड्रॉ किया एंड मुझे ऐसा कुछ केस दिख गया। अब बताइए रिजल्टेंट कितना? तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते थे? वही यूजुअल चीज जो करते थे वही करेंगे। क्या करते थे? फर्स्ट वेक्टर की टेल देखते थे, वहां से लास्ट वेक्टर का हेड देखते थे। आपको दिख रहा है ना, टेल और हेड दोनों एक ही पॉइंट पर है। दोनों अगर एक ही पॉइंट पे है तो इसका मतलब क्या हुआ? आप जब रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो रिजल्टेंट जहां शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया, मतलब रिजल्टेंट तो मिला ही नहीं आपको। बताओ बेटा, समझ पा रहे हैं आप? क्या बन रहा है? साइकिल बन गई क्लोज। एंड अगर क्लोज साइकिल बन गई
तो आपको दिख रहा है टेल और हेड, फर्स्ट वेक्टर की टेल, सेकंड लास्ट वेक्टर की हेड दोनों एक ही पॉइंट पर आ गए, तो इसका मतलब तो रिजल्टेंट तो जीरो हो गया, रिजल्टेंट की लेंथ आपको जीरो मिल गई, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ वेक्टर्स कहीं पर आपको साइकिल बनाते हुए दिखेंगे, अगर आपको साइक्लिक मैनर में वेक्टर्स अरेंज होते हुए दिख रहे हैं, तो इट सिंपली मीन्स कि उन सब का रिजल्टेंट जीरो होने वाला है ना। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं इस पॉइंट को, रिजल्टेंट ऑफ cyclic vectors becomes zero always। साइक्लिक वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। ओके, या फिर इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए क्या, इफ रिजल्टेंट ऑफ सम वेक्टर्स is zero, then those vectors must be forming a cycle। बताइए क्या आप समझ पा रहे हैं इसका रिवर्स। अगर कुछ वेक्टर्स जब साइकिल बना रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट जीरो है, तो मैं इसका उल्टा भी बोल सकता हूं कि बेसिकली अगर कुछ वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो है तो डेफिनेटली वो साइकिल बना रहे होंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये मुझे एक पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है इंपॉर्टेंट। देखिए अभी 3 पॉइंट हैं, इसी ऊपर वाले रिजल्ट पे बेस्ड है ये आंसर इन तीनों पॉइंट के। आपसे बोला जाए बताइए मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हमें कितने चाहिए होंगे सो दैट कि हम जीरो रिजल्टेंट को ऑब्टेन कर सकें। तो आप बताइए जीरो रिजल्टेंट अगर ऑब्टेन करना है तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स चाहिए होंगे इक्वल मैग्नीट्यूड के। तो आप 3। बोलेंगे कि भाई अगर हमें जीरो लाना है, जीरो, देखिए अगर आपसे बोला जाए जीरो लाना है और कोई कंडीशन नहीं है तो आप कैसा भी अरेंजमेंट बनाइए, साइकिल बननी चाहिए फाइनली, बताइए, है ना बेटा। एक ये एक ये एक ये साइकिल बननी चाहिए। कहां पर आ गए हम, साइकिल बना चुके हैं, तो इसका मतलब रिजल्टेंट इन तीनों का जीरो होगा इक्वल मैग्नीट्यूड के। बट हमसे ये नहीं बोला गया, हमसे बोला गया मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर। तो मिनिमम नंबर का मतलब हुआ कि बेसिकली अगर हम देखें तो हमें साइकिल ही बनानी थी ना, और साइकिल तो ऐसे ही बन सकती है। देखिए मैंने ये लिया फर्स्ट वेक्टर एंड ये लिया सेकंड वेक्टर, ध्यान से देखिए भाई, ये फर्स्ट वेक्टर था एंड ये है सेकंड वेक्टर, एंड ये जो सेकंड वेक्टर है इसको मैंने पहले आपको अलग दिखाया सो दैट आपको रियलाइज हो कि ये क्या था। फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये देखिए मैं इसको अगर एक के ऊपर एक ही ड्रॉ करूं, आप जिस पोजीशन से गए थे उसी पोजीशन पर लौट आए बाय यूजिंग टू वेक्टर्स। देख पा रहे ना, समझ पा रहे मेरी बात। आप जिस वेक्टर जिस जिस इनिशियल पॉइंट से गए थे उसी पॉइंट पे लौट आए हैं ना। बेसिकली ये है फर्स्ट वेक्टर ये था, सेकंड वेक्टर यही है, दोनों ओवरलैप कर गए एक दूसरे के ऊपर, बट अल्टीमेटली साइकिल तो बन गई ना। बताइए तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने रिक्वायर्ड हैं आपको साइकिल बनाने के लिए इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो आप बोलेंगे दो। तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, दो, टू वेक्टर्स रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पार्ट, minimum number of coplanar vectors of unequal magnitude required to give zero resultant। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा एक लेवल अप हो गया कि भाई अगर सपोज करिए ये एक वेक्टर था, मुझे जीरो आउटपुट चाहिए, जीरो रिजल्टेंट चाहिए, तो मैं एक दूसरा वेक्टर और यूज कर सकता हूँ किसी भी डायरेक्शन में, इस प्लेन में ही होना चाहिए। अब वो दूसरा वेक्टर इसी के अलॉन्ग भी हो सकता है। लेट मैंने ये ले लिया दूसरा वेक्टर, डिफरेंट कलर से ले लेता हूँ, देखिए ऐसे। लेट ये है सेकंड वेक्टर, क्या दिख रहा है बेटा आपको सेकंड वेक्टर जब आप ऐसे ले रहे हैं। अब ये इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं हो सकता क्योंकि अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर आपको लेने हैं। तो जब आप अनइक्वल मैग्नीट्यूड लेंगे तो आप अगर अपोजिट डायरेक्शन के लॉन्ग लेंगे भी तो भी आप एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां से आपने शुरू किया था, या तो आप उसके आगे निकल जाएंगे या उसके पीछे रह जाएंगे। तो आप दो वेक्टर से तो इनिशियल पोजीशन पर नहीं पहुंच सकते। तो अब इस केस में आपको दिख रहा है कि मिनिमम 3 वेक्टर्स आपको चाहिए होंगे। तो एक वो था, लेट एक यहाँ पर अब 3 वेक्टर है तो 3 वेक्टर तो कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। लेट एक वो था, एक ये था एंड एक ये वेक्टर है।
ये देखिए साइकिल बन गई, है ना। तो इस केस में क्या हुआ, मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए होंगे आपको, 3। तो 3 वेक्टर चाहिए होंगे एटलीस्ट, तब जाकर के आप रिजल्टेंट 0 प्रोड्यूस कर पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है ये और एक लेवल अप हो गया है। बताइए मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू गिव 0 रिजल्टेंट। बताइए कितने वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी हमको अगर 0 रिजल्टेंट ऑब्टेन करना है। तो आप बोलेंगे पहले तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर को समझते हैं कि भाई सपोज करिए यहाँ पर ये मैंने एक प्लेन कंसिडर कर लिया है, ठीक है बेटा। ये देखिए ये एक प्लेन कंसिडर कर लिया है। ये देखिए ये प्लेन कंसिडर कर लिया है। अब 2 वेक्टर्स तो आप लेंगे, अगर अगर सिर्फ 2 वेक्टर लेंगे तो 2 वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होते ही हैं। तो पहले तो मैंने ये 2 वेक्टर दिखा दिए कि लेट एक ये वेक्टर था, एक ये वेक्टर था। अभी अगर आप सिर्फ 2 वेक्टर लेंगे तो ये तो कोप्लेनर ही है, हमें तो नॉन कोप्लेनर चाहिए। तो हमें एक ऐसा सेट बनाना है जो नॉन कोप्लेनर दिखे। तो 2 वेक्टर आपको ये मिल गए। अब थर्ड वेक्टर आप इस प्लेन से बाहर किसी तरफ लेंगे, तब जाकर के आपको यहाँ पर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स मिलेंगे। ओके, अब थर्ड वेक्टर देखिए मैं कहाँ पर ले रहा हूँ, मैं इस कलर से दिखा रहा हूँ। लेट थर्ड वेक्टर मैंने ले लिया इधर, देखिए समझ पा रहे हैं, ये है लेट वेक्टर 3 मतलब सी वेक्टर। अब आपको साइकिल बनानी है, देखिए साइकिल बनानी है आपको। साइकिल बनानी है तो आप क्या करेंगे, तो आप इस पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की तरफ लेकर के आएंगे ये एक वेक्टर, एंड यही तो कहलाएगा इस बार साइकिल। देखिए अब जब इस तरह से लेकर के आ रहे हैं फोर्थ वेक्टर डी को, तब आपको क्या दिख रहा है, अब जाकर के रिजल्टेंट 0 हो पाएगा। तो आप समझिए यहाँ पर 3 वेक्टर से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर आप तीसरे वेक्टर को भी यहीं पर ड्रॉ कर देंगे तो वो तीनों वेक्टर्स आपको कोप्लेनर मिलने लगे। बट हमारी कंडीशन क्या है कि नॉन कोप्लेनर। तो 2 वेक्टर तो प्लेन में होंगे, थर्ड वेक्टर प्लेन के बाहर जाना चाहिए, तब जाकर के आप नॉन कोप्लेनर बोल पाएंगे ना। तो फोर्थ वेक्टर एक और होगा जो वापस से उस इनिशियल पोजीशन पर लेकर के जाएगा। तो एटलीस्ट आपको कितने वेक्टर्स चाहिए होंगे इस बार, 4 वेक्टर्स। बताइए समझ पा रहे हैं। ओके,